हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के सैंपल पेपर को हल करने वाले हैं। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। उससे पहले ही हम तैयारी शुरू कर दें और सैंपल पेपर का जब हम अभ्यास कर लेंगे तो हमें बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और इन पेपरों से परीक्षाओं में भी काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उत्तराखंड बोर्ड हिंदी के पेपर में थोड़ा-सा हल्का-सा परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है वो भी हम आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए पेपर को जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, प्रतिदर्श मतलब इस प्रकार का प्रश्न पत्र आ सकता है आपकी परीक्षा में। पेपर का जो प्रारूप है वो इस प्रकार का होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सारे ये वाले आने की गारंटी नहीं है। तो लेकिन इस तरह का प्रारूप पेपर का होने वाला है और इस तरह के क्वेश्चन भी, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। मित्रों, ये मेरा सैंपल पेपर 1 रहेगा, इसके बाद दूसरा सैंपल पेपर भी आएगा। जब आप दोनों सैंपल पेपर को हल कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपके पेपर की आधी तैयारी पूरी हो गई। आपका हिंदी का पेपर 3 घंटे का रहेगा और इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, क्योंकि 20 नंबर विद्यालय से आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे। अब आते हैं इसमें निर्देश। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, 2 खंड हैं और सभी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है और उत्तर यथासंभव आपको क्रमवार लिखने हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख पेपर में ही आपको लिखे मिलेंगे। अब जो खंड अ है मित्रों, खंड अ इसमें एक गद्यांश है। पहले प्रश्न में एक गद्यांश है, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऐसे एक गद्यांश आपकी परीक्षा में आएगा और उस गद्यांश को, अपठित गद्यांश होगा, किसी आपकी किताब से नहीं होगा, आपकी क्षितिज पुस्तक से नहीं होगा। तो ये कहीं से भी एक अपठित, जो आपका बिना पढ़ा हुआ होगा, ऐसा गद्यांश आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये गद्यांश देख लीजिए। मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लेना। इस गद्यांश को आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तभी आपको इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ पाएंगे। तो मित्रों, पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय उत्तराखंड बोर्ड में अलग से मिलता है। 15 मिनट का यानी कि 3 घंटे का पेपर है तो 3.25 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, क प्रश्न है, आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। देखिए, इसी गद्यांश में उत्तर है, आदर्श अध्यापक विषय का पूर्ण ज्ञाता, विचारों में गंभीर, सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श का पालन करने वाला होता है, उसमें ज्ञान की बड़ी ही तीव्र अगत्य पिपासा होती है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। इसी में ख प्रश्न आता है, एक आदर्श अध्यापक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण किस प्रकार से करता है। गद्यांश में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। यहां से देखिए, जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़े को ठोकता पीटता है तथा भीतर से हाथ का सहारा देकर खोट निकालकर लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार आदर्श अध्यापक भीतर से हाथ का सहारा देता हुआ, ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है। तो यहां से लेकर यहां तक आप उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 के जो गद्यांश का पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के होने हैं। उसके बाद विकल्प छांटने वाले प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग है, एक आदर्श अध्यापक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए। नंबर 1 है, वह अपने छात्रों का कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है, ठीक है। फिर आता है, वह अपने छात्रों का सही मार्गदर्शन कर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ये जो ब वाला कथन है कि कथन 1 और 2 सही है,
ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न आता है घ। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहां पर कथन ए दिया है। कथन ए है आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है। दूसरा कारण आर इसमें दिया है, वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है। तो देखिए इसमें जो ए वाला सही है, आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है, तो ठीक है, लेकिन अध्यापक छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है, ये वाला गलत है। तो अब इसमें से उत्तर छांटना है। पहला है कथन ए गलत है, तो ये तो गलत ही है। फिर है कथन ए और कारण आर दोनों सही, दोनों ही गलत है, बिल्कुल ये भी गलत है। अगला है कथन ए सही है किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये भी गलत है। अब आता है अंतिम वाला, कथन ए सही है, ठीक है, कथन ए सही है किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। जो ये कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है, ये व्याख्या सही नहीं है। तो इसमें से ये वाला उत्तर इसका हो जाएगा। इस बार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार थोड़ा सा पेपर में परिवर्तन है। ये कथन ए, कथन कारण आर, ये पहले नहीं आता था, इस बार से प्रारंभ किया गया है। अब आता है अगला जो प्रश्न है इसमें, वो है उपर्युक्त गद्यांश का निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो इसमें परामर्शदाता, सहृदय मित्र, माता पिता और एक आदर्श अध्यापक। तो जो सही उत्तर है वो है एक आदर्श अध्यापक, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमेशा निबंध का होता है। तो इसमें दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना होता है। 250 शब्दों का निबंध लिखने के लिए आता है। दो विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, क है मेरे जीवन का लक्ष्य और ख है उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा। इसमें से या इसमें से कोई एक निबंध आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। और ध्यान रखिए कि 250 शब्द होने चाहिए, छोटा होगा नंबर कम मिलेंगे। तो 250 शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पर पहला हेडिंग है जीवन में लक्ष्य का महत्व, ये हेडिंग डालना है, इसके बारे में लिखना है। फिर है मेरे जीवन का लक्ष्य एवं प्रेरणा स्रोत, ये हेडिंग डालना है, इसके बारे में लिखना है। फिर लोकहित की भावना, हेडिंग डाल के इसके बारे में लिखना है। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी, हेडिंग डाल के इसके बारे में लिखना है। मतलब 4 पेज तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो हमेशा पत्र लेखन में आता है। तो इसमें 2 प्रकार के पत्र लिखने को आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। 2 प्रकार के पत्र लिखने को आते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है, आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर अपने प्रधानाचार्य को उक्त सामग्री सुलभ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, अपना नाम नहीं लिखना है, इसमें अपना नाम की जगह क ख ग लिख देना है। अथवा अगर आपको ये वाला नहीं आता है, आपको नहीं आ रहा है, तो ये वाला कर दीजिए। आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। यहाँ भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप या ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। पत्र लेखन का थोड़ा सा मैं हिंट्स आपको दे देता हूँ। शुरू में आपको जैसे वो खेल सामग्री मंगाने के लिए पत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, अपना जो भी शहर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी शहर का नाम लिख लेंगे, और उत्तराखंड। अब इसके बाद आप लिखेंगे विषय, लिख देंगे। विषय हो गया विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र, इस तरह से विषय हो गया। फिर आप लिखेंगे महोदय, महोदय से लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ, क्योंकि 10वीं का ही ये पेपर है। मैं आपका ध्यान विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में क्रिकेट बैट, फुटबॉल और बैडमिंटन नेट जैसी आवश्यक सामग्री की कमी है, जिससे अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेल विभाग हेतु उचित सामग्री सुलभ कराने की कृपा करें। आवश्यक सामग्री की सूची संलग्न है, और धन्यवाद। और अंत में
आपका आज्ञाकारी, जैसे आप लिखते हैं प्रार्थना पत्र में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अब नाम की जगह आपको का खा गा लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पत्र लेखन का ये हिंट्स मैंने आपको दिया। अब प्रश्न संख्या जो 4 होता है वो है निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। ये क्रिया वाला प्रश्न आता है, क्रिया भेद वाला। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें है अकर्मक क्रिया की परिभाषा लीजिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये दिखाई थोड़ा साफ नहीं दे रहा है तो आवाज को सुन लीजिए आप। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर पड़ता है और उसे कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ जो उड़ना क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब इसी में ख वाला आया, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटिए। वाक्य दिया है किसान फसल उगाता है, ये वाक्य दिया है, इसमें बताना है क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है, फसल जो है कर्म, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगर इसमें ये कर्म ना हो तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। जैसे का है अव्यय से क्या आशय है? अव्यय को किसको कहते हैं? अव्यय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट कर लिखना है। तो अव्यय से क्या आशय? जिसके रूप में परिवर्तन हो, जिसके रूप में परिवर्तन ना हो, जो अर्थ को बल प्रदान करता हो, जहां कर्म की आवश्यकता ना हो। तो इसका सही उत्तर है, ये मैंने निशान पहले ही लगा दिया यहाँ पर, जिसके रूप में परिवर्तन ना हो वो अव्यय है। मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या होता है? अव्यय होता है। अब इसी में खावाला आ गया, निम्नांकित वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द को छांटना है। तो अरे चांद निकल आया, तो ये जो अरे जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक शब्द है, तो ये अरे इसका उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे करके अरे करके और ये संबोधन चिन्ह आप लगा देंगे। अब है प्रश्न संख्या 6 का रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो मित्रों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। अब इसका ख है, प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझाइए। तो जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण जैसे हो गया, क्या आपने खाना खा लिया? तो ये क्या आपने खाना खा लिया ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। तो जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 7 का राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा। राम द्वारा शब्द लगाए तो ये कर्मवाच्य है, आपको कर्तृवाच्य बनाना है। तो राम ने धनुष तोड़ा। फिर है ख, मुझसे चला नहीं जाता, कौन सा है? ये भाववाच्य है, वाच्य का नाम लिखोगे भाववाच्य। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से अम्बुद का अर्थ क्या है? अम्बुद का अर्थ है बादल। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से छांटना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है? ये चीज ध्यान रखना, नहीं है को ध्यान रखना, नहीं शब्द आया है इसको ध्यान रखना है। देखो राकेश मतलब चंद्रमा, तो मयंक, सुधांशु, हिमकर सब ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो भास्कर है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो नहीं है इसका ये भास्कर, उत्तर क्या हो जाएगा?
भास्कर, ये हमारा उत्तर होगा। नहीं शब्द का है, जो राकेश का शब्द का अर्थ नहीं है, तो वो है भास्कर। अब आता है प्रश्न संख्या 9। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 9 है, वो आपकी पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से आता है। तो इसमें कविता दी होती है, उसके नीचे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। तो काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश, 2 कविताएं दी होंगी, किसी एक कविता के ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये नहीं एक प्रश्न आपने एक कविता में से दे दिया, दूसरा प्रश्न आपने दूसरी कविता में से दे दिया, ऐसा नहीं होगा। एक ही कविता के प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और वो भी 2 प्रश्नों के देने हैं। केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कविता है, उधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहि न मन अनुरागी, पुरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। ये तो कविता है। अब इस कविता के आपने पढ़ी होगी, इसके अर्थ को आप समझते होंगे। अब यदि आप इसके अर्थ को आप समझते होंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यदि आप अर्थ नहीं समझते तो प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इन कविताओं का आपको अर्थ जानना जरूरी है। यदि आपको किसी भी कविता का अर्थ नहीं आता है, आप उसको अर्थ जानना चाहते हैं, भावार्थ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं वीडियो उसका बना दूंगा और उसको अच्छे से समझा भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उद्धव और गोपियों के में वैचारिक अंतर क्या है? उद्धव और गोपियों में क्या अंतर, उनके विचार में क्या अंतर है? तो मित्रों, यहाँ मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ कि उनमें क्या अंतर है, वैचारिक अंतर। और इसको आप बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़ा करके थोड़ा सा। तो यहाँ पर उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है? उद्धव ज्ञान मार्ग और योग को महत्व देते हैं, जबकि गोपियां प्रेम मार्ग को सर्वोपरि मानती हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और गोपियां सगुण कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। ये वैचारिक अंतर उनमें सबसे बड़ा है। कई बच्चे क्या करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर यहीं से कविता की 2 लाइन लिख देते हैं। यहाँ से कविता की 2 लाइन लिख दी, अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ से तो कविता की लाइन लिख दी। ऐसे नहीं होता, इसका कविता की पंक्तियां नहीं लिखी जाती, इसमें कविता के उत्तर में यहाँ पर आपको उसका अर्थ लिखना पड़ता है, हिंदी बना के लिखनी पड़ती है, ना कि कविता की लाइनें लिख दी। तो कविता की लाइनें लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको उसको बना करके लिखना है हिंदी में। तो खा है, गुर चाटी जो पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। अब मित्रों, गुर चाटी जो पागी का भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां अपनी स्थिति उस चींटी के समान बताती हैं जो गुड़ से लिपटी रहती है। गुड़, गुड़ किसको माना है गोपियों ने? श्री कृष्ण के प्रेम को माना है गुड़। तो श्री कृष्ण के प्रेम गुड़ से इस प्रकार से चिपक जाती हैं कि मरते दम तक उससे अलग नहीं होती हैं। यह उनके अनन्य और अडिग प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर अंतिम पंक्ति में लिख दिया, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम तो भोली भाली गोपियां हैं, और हम तो जिस प्रकार से गुड़ से चींटियां लिपटी रहती हैं, चींटियां गुड़ से इतना प्रेम करती हैं कि उससे चिपकी रहती हैं, चाहे उसमें चिपक कर उनकी जान भी चली जाए, लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब ये काव्य सौंदर्य क्या चीज है? कई बच्चों को नहीं पता होता, कई स्कूलों में बताया नहीं जाता काव्य सौंदर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य में भाषा, शैली, उसके बारे में, उसकी क्या विशेषता है, उनके बारे में आपको बताना होता है। तो मित्रों, आप इस प्रकार से काव्य सौंदर्य का हेडिंग डालेंगे और उसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाषा। तो सबसे पहले भाषा के बारे में लिख देंगे। तो भाषा कैसी है? इस कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो ये कविता है, इसमें अलंकार कौन सा है? दूसरा हेडिंग डाल देंगे अलंकार।
तो पुरयिनी पात और प्रीति नदी में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार की छटा है। फिर इसका शैली का हेडिंग डालेंगे। शैली, शैली कौन सी है? तो पद गे गाने योग्य पद है और इसमें व्यंग उपालंब की प्रधानता है। तो ये चीज अगर आप थोड़ा बहुत लिख दोगे तो वो काव्य सौंदर्य के नंबर आपको मिल जाएंगे। मित्रों, अब अथवा करके दूसरी कविता भी यहां पर दे रखी है जो आपकी किताब से है। तो अब आपको एक ही कविता के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने उसके दे दिए तो आप दूसरी कविता के नहीं देने। तो दूसरी कविता भी यहां पर दे रखी है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, क्यों कह रहा है? कवि बच्चे की माँ को धन्य कह रहा है, क्यों कह रहा है? तो ये तो आपको कविता पढ़ के पता चलेगा। तो ये या तो इन दो प्रश्नों के, इन तीन में से दो प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए या पहले के दे दीजिए, तो आप इनके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मित्रों, जो प्रश्न संख्या 10 होगा, प्रश्न संख्या 10 आपके क्षितिज काव्य खंड की कविताओं में से जो पाठ के अंत में प्रश्न होते हैं उनमें से होंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो ये प्रश्न आपके परशुराम लक्ष्मण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है, कविता है तुलसीदास जी की, उसमें से ये प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिए आप। इसको मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देता हूं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वाला। साहस और शक्ति व्यक्ति को वीर बनाते हैं, लेकिन यदि उनमें विनम्रता हो तो वे विनम्रता ना हो तो वे उद्दंडता में बदल जाते हैं। विनम्रता व्यक्ति को संयमित रखती है और उसे दूसरों का सम्मान दिलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है, उसमें राम का जो स्वभाव है, राम के स्वभाव में साहस भी है, शक्ति भी है और विनम्रता भी है। तो ये सब चीज होगी तो आप फिर महान हैं। तो इस पेपर में जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उनको आप याद कर लीजिए ढंग से। तो यहां पर है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तीन यहाँ दे रखे हैं, एक दो, एक का हमने बता दिया आपको। दूसरा है, आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है। तो दो प्रश्न आप कर देंगे, तीसरा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता है आत्मकथ्य, और उस आत्मकथ्य कविता को लिखने से क्यों बचना चाह रहे थे जयशंकर प्रसाद जी, तो वो उनकी कविता में ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है। तो इसको जरूर याद कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट्स दे दूं आपको कि आत्मकथा कविता के अनुसार कवि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि उनके जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे जग को सुनाया जाए, संसार को बताया जाए। साथ ही वे अपने जीवन के व्यक्तिगत दुखों और दुर्बलताओं को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो थोड़ा एंजॉय करते हैं और हंसी भी उड़ाते हैं, तो इसलिए वो अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं। अब जैसे कि प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर दो प्रश्न है, क और ख, और यहाँ पर लिखा नहीं है कि एक करना है दो करना है, तो ये दोनों ही करने हैं आपको। दोनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं। कुंभड़ बतिया से आप क्या समझते हैं? तो मित्रों, यहाँ कुम्हड़ बतिया का जो मतलब है वो है कि कुम्हड़े कद्दू का छोटा सा फल भी हो सकता है जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ एक निर्बल और कमजोर व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी की उंगली के इशारे धमकी मात्र से घबरा जाए, या एक छुई मुई घास होती है, लाजवंती भी बोलते हैं उसको, उसको जब छूते हैं तो वो मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसको भी आप कुम्हड़ बतिया कह सकते हैं। इसी में जो खा वाला प्रश्न है वो है संगतकार कविता, अंतिम कविता है क्षितिज की। तो इस कविता में संगतकार किसका प्रतीक है? मित्रों, मैं केवल आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने के हिंट्स दे रहा हूं। आप अपने विद्यालय में जो गुरुजी ने आंसर लिखाए हैं
उन आंसर, उन प्रश्नों के उत्तर को याद करेंगे। मैं खाली आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि इस प्रकार से उत्तर हो सकता है। तो संगतकार किसका प्रतीक है? संगतकार उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो किसी मुख्य कलाकार या नेता की सफलता के पीछे रहकर बिना किसी श्रेय के अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और उनको सफलता दिलाते हैं। अब मित्रों आ जाता है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक गद्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहां भी आपको गद्यांश मिलेंगे, लेकिन ये वाले गद्यांश आपके पढ़े हुए हैं। आपकी जो पुस्तक है ना क्षितिज, उसके गद्य खंड से हैं ये। तो जो उसमें पाठ दिए गए हैं, जो आपने पढ़े हैं, उसी में से हैं। दो गद्यांश आपको दिए रहेंगे, केवल एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दोनों के नहीं देने हैं। ऐसा भी नहीं करना कि एक गद्यांश का एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरे गद्यांश का एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये भी नहीं करना है। एक ही गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश को आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे, जो भी गद्यांश होगा उसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। तो इस जो भी गद्यांश होगा उसको आप पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर उसमें से देने होंगे। पहला है, प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर साधु को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार साधु वह है जो सत्य बोलता है, जिसका व्यवहार खराब ना हो, खराब व्यवहार हो, जो किसी से फिजूल झगड़ा मोल नहीं लेता है और जो अपनी सभी वस्तुओं को ईश्वर साहब की मानता है, उसे हम साधु कह सकते हैं। अब ये प्रश्न पूछा क्यों गया? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि इस गद्यांश की पहली लाइन है, साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत वाले पाठ से ये है। तो इस पाठ को पढ़िए, गद्यांशों का अच्छी प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। अब इसी में दूसरे वाला आ गया, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो यहीं पर इसी में से आपको गद्यांश में से उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं वो बता रहा हूं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा, उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे अपने खेतों की समस्त उपज को पहले कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाते थे और वहां से मिले प्रसाद से ही गुजारा करते थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते हुए खरा और स्पष्ट व्यवहार रखते थे। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट आप लिख देंगे। तो मित्रों, इस प्रकार जो 3 प्रश्न होंगे उसमें से 2 के आपको उत्तर लिखने हैं। अथवा करके दूसरा गद्यांश भी दिया रहेगा। आप दूसरे गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जिसके उत्तर आपको आसानी से मिल जाए गद्यांश में, उसी को आप हल कीजिएगा। यहाँ पर है, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। ये संस्कृति एक पाठ है, अंत में आखिरी पाठ है ये, उसमें से ये गद्यांश दिया गया है। तो इसको भी आप पढ़िएगा। इस गद्यांश के अंत में भी 3 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 2 करने होंगे। केवल एक ही गद्यांश के करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों गद्यांश के नहीं करने हैं। तो जैसे इसमें प्रश्न दे रखा है कि सभ्यता में हमारे कौन कौन से क्रियाकलाप सन्निहित हैं, संस्कृति और असंस्कृति में मूल अंतर क्या है, संस्कृति में कौन सी भावना प्रधानता होती है। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर लीजिए, पहले से आप तैयार कर लीजिए इनको। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 लिखा है, यानी कि एक प्रश्न करोगे 2 नंबर, दूसरा करोगे 2 नंबर, दोनों करोगे तो 4 नंबर। इस तरह से आपको प्रश्नों के नंबर मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रकार से, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि किस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश। यह कहानी देशभक्ति का संदेश देती है। यह बताती है कि देशभक्ति केवल बड़े नेताओं या फौजियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक, यहाँ तक कि कैप्टन जैसे साधारण व्यक्ति के छोटे छोटे कार्यों में भी देशभक्ति झलकती है। मित्रों, ये प्रश्न संख्या 13 और 14 आपके क्षितिज के गद्य खंड से जो है पाठ, उनके आखिर में जो प्रश्न होते हैं उनमें से दिया गया है। दूसरा इसमें है, लेखिका ने स्वयं में हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो इनमें से 2 आपको कर रहे हैं। तो मैं पहला और आखिरी ग वाला
आपको बता देता हूँ। पहला मैंने बता दिया, ग वाला मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं आप प्रश्नों के उत्तर का आपको आइडिया दे रहा हूँ, पूरा उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है, तो अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। तो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताएं। भगत जी एक गृहस्थ होते हुए भी स्वभाव से साधु थे। वे कबीर के अनन्य भक्त, संयमी, निस्वार्थी और आडंबरों से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह से इसको आप बड़ा करके लिखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है का है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर यह कथन सिद्ध होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मोह और प्रेम में गहरा सूक्ष्म अंतर होता है। मोह स्वार्थपूर्ण और संकुचित होता है, जिसमें व्यक्ति अपने प्रियजन को खोना नहीं चाहता और उसके बिछुड़ने पर शोक दुख मनाता है। इसके विपरीत प्रेम निस्वार्थ और व्यापक होता है, जिसमें प्रियजन का सुख और कल्याण सर्वोपरि होता है। अब घटना सिद्ध करने वाली घटना कौन सी थी? जब बाल गोविंद भगत का जो बेटा था उसकी डेथ हुई, उसके उस समय की घटना वो ये सिद्ध करती है। तो बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु की घटना इसे सिद्ध करती है। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो भगत विलाप करने के बजाय भजन गाने लगे और उत्सव मनाने लगे। उनका मानना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, जो कि प्रेम का आध्यात्मिक रूप है। उन्होंने अपनी पुत्र वधू जो पतोहू थी, बेटे की जो बहू थी, उसको भी रोने से रोका और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, ताकि उसका जो भविष्य है वो सुधर सके। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और मोह त्याग का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इसमें आता है प्रश्न संख्या ख, सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण था? मतलब सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ? मित्रों, ये जो प्रश्न है संस्कृति पाठ से है, तो संस्कृति पाठ के आधार पर सुई धागे के आविष्कार के पीछे मुख्य रूप से आवश्यकता और आत्मरक्षण की भावना थी। इसके मुख्य जो कारण थे वो थे, एक तो था शरीर के को ढकने की आवश्यकता। शरीर को ढकने की आवश्यकता, कड़ाके की ठंड और मौसम के प्रभाव से शरीर को बचाने के लिए इंसान को वस्त्रों की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा है दो टुकड़ों को जोड़ने। कपड़े या चमड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़कर शरीर के अनुकूल बनाने की जिज्ञासा ने सुई धागे के आविष्कार को जन्म दिया, और यह आविष्कार मनुष्य की उस प्रवृत्ति का परिणाम था जिसके माध्यम से उसने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और शरीर की रक्षा के लिए नए साधन खोजे। अब मित्रों, हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 2, 2 और 2। 2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, यानी कि 6 नंबर के आपके 6 नंबर के ये प्रश्नों के उत्तर आपको हो जाएंगे। जैसे कि का है इसमें, माता का अंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्रामीण संस्कृति व आज की ग्रामीण संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी एक पुस्तक है कृतिका। कृतिका से ये 15वां प्रश्न है। कृतिका से ये 15वां ही प्रश्न आता है और कोई प्रश्न नहीं आते। इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कृतिका से आपको देने हैं। तो यहाँ पर माता का अंचल पाठ में जो प्राचीन ग्रामीण संस्कृति बताई गई है वो आज की ग्रामीण संस्कृति से किस प्रकार से अंतर है? तो बहुत सारे अंतर हैं आज की ग्रामीण संस्कृति और प्राचीन ग्रामीण संस्कृति में। तो बहुत सारे अंतर हैं। आपकी पुस्तक में, आपके जो आपने स्कूल में आपको प्रश्न का उत्तर लिखाया होगा, उसमें बहुत सारे कारण हैं। आपके जो मास्टरमाइंड आते हैं उसमें भी इस प्रश्न को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। इस तरह से आप हेडिंग लिख लेंगे, प्राचीन और आज की ग्रामीण संस्कृति में अंतर। फिर माता का अंचल पाठ के समय ग्रामीण संस्कृति में बच्चों के पास खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर और प्राकृतिक वस्तुएं होती थी और सारा खेल सामूहिक होता था। सब मतलब मिलके खेलते थे, सामूहिक मतलब मिलके खेलना। और आज की ग्रामीण संस्कृति आधुनिकता और तकनीक की ओर बढ़ रही है, जहां खुले मैदानों की जगह मोबाइल और बिजली के उपकरणों ने ले ली है। तो एक छोटा सा तो मैंने अंतर बताया, आप और भी अंतर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें खा वाला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है। तो ये आपको बताना है कि जो माता के अंचल के पाठ में जो
दुनिया बच्चों की बताई गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार से भिन्न है। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, तो आप आज के विद्यार्थी हो, तो उसमें और अब में क्या अंतर है? तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है, साना-साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। ये पिछली बार भी ये बोर्ड में आया था ये प्रश्न, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शॉर्टकट में थोड़ा-सा मैं आइडिया देता हूँ आपको। तो मित्रों, जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, उस पाठ के अनुसार प्रकृति सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में यही बर्फ पिघल कर नदियों के माध्यम से करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। तो यह एक अद्भुत प्राकृतिक जल चक्र है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो मित्रों, देश की सीमा पर फौजी शून्य से भी कम तापमान, 0 डिग्री से भी कम और भीषण ठंड में देश की रक्षा करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके और उनके परिवार वालों के प्रति सम्मान का भाव रखें, उनके साहस की सराहना करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और उनके त्याग के मूल्य को समझें। तो मित्रों, जो आपकी कृतिका जो पुस्तक है, उस कृतिका में 3 पाठ दिए गए हैं, आपको केवल 2 ही तैयार करने हैं, एक माता का अंचल और एक साना-साना हाथ जोड़ी। तो उत्तराखंड के बच्चों को केवल 2 पाठ तैयार करने हैं। इन 2 पाठ से ही 4 प्रश्न होंगे और 4 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आता है खंड ब। खंड ब आपकी इस वर्ष से एक नई पुस्तक लगी है, संस्कृत संबोधिनी, उससे ये खंड ब आता है। तो खंड बा में जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा त्रीण प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे जो गद्यांश है उसको पढ़ के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गद्यांश यहाँ पर दिया है, देवभूमि उत्तराखंडे उत्तरस्यं दिशि श्री बद्रीनाथ धाम भगवता श्री विष्णु आराध्य स्थलम वर्तते। मतलब देवभूमि उत्तराखंड की उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम भगवान श्री विष्णु का आराध्य स्थल है। मंदिरम एतत् अलकनंदा तटे स्थितमस्ति। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्येण श्री बद्रीनाथस्य मूर्ति आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने श्री बद्रीनाथ की जो मूर्ति है, नारद कुंडात संप्राप्य, नारद कुंड से प्राप्त करके पुनर्प्रतिष्ठापिता, मतलब फिर से प्रतिष्ठापित की। मित्रों, ये सभी पाठ पूरी संस्कृत संबोधिनी के सभी पाठ मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, वहां से आप प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। अस्मिन् देवालय नारायण स्वरूप से भगवता श्री बद्री विशालस्य पूजा अर्चनम विधीयते। मतलब इस देवालय, इस मंदिर में नारायण स्वरूप भगवान श्री बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। अत्र मंदिरम पूर्वतः स्थित तप्त कुंड। यहाँ पर जो मंदिर के पास में जो पूर्व में जो तप्त कुंड है, वहाँ पर जना स्नानम कुर्वन्ति, लोग स्नान करते हैं। महत् कौतुकस्य विषयो अयम। बहुत आश्चर्य का विषय है, वो कौतुक का विषय है, यह है कि यत हिम प्रदेश स्थित है। यहाँ पर हिम प्रदेश है, हिमालय है, बर्फ जमी रहती है। कुंडे तप्तोदकम प्राप्यते। लेकिन जो कुंड है वहाँ पर, उसमें गर्म जल प्राप्त होता है, उबलता हुआ गर्म जल प्राप्त होता है। विश्वे दुर्लभा सुगंधिता औषध गुणा युक्ता। विश्व में दुर्लभ सुगंधित औषध गुणों से युक्त च तुलसी अस्यामेव पवित्र भूमो उपजायते। और जो तुलसी है वो इस भूमि पर उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है, उत्तरस्याम दिशि विद्यमानस्य धामना किम नाम अस्ति। उत्तर दिशा में विद्यमान धाम का नाम क्या है। तो उत्तरस्याम पहले ही दे रखा, उत्तरस्याम दिशि दे रखा ना यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरस्याम दिशि विद्यमानस्य धामना नाम श्री बद्रीनाथ धाम अस्ति। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि श्री बद्रीनाथ धाम कस्या नद्या तटे स्थितम। तो श्री बद्रीनाथ धाम कौन सी नदी के तट पर है। तो यहीं पे दे रखा, मंदिरम एतत् अलकनंदा तटे स्थितम अस्ति।
तो यहाँ पर लिख सकते हो आप श्री बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नद्यः तटे स्थितम अस्ति। तो इस तरह से अगला प्रश्न है उत्तराखंड से कस्य जनपदे श्री बद्रीनाथ धाम स्थित अस्ति। उत्तराखंड के कौन से जनपद में, कौन से जिले में श्री बद्रीनाथ धाम है? तो चमोली जनपद में है, चमोली जनपद है आप लिख देंगे। फिर आता है अत्र मंदिरम पुरतः स्थित तप्त कुंड जना किम कुर्वन्ति। तप्त कुंड में यहाँ पर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो यहीं पर दे रखा है, यहीं पर दे रखा अत्र मंदिरम पुरतः स्थित तप्त कुंडे जना स्नानम कुर्वन्ति, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। मित्रों अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा दो प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। मतलब नीचे लिखे गए जो गद्यांश है, पद्यांश है, उसको पढ़, पद्यांश मतलब श्लोक, कविता, उसको पढ़ करके दो प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर प्रश्न 3 होंगे, आपको दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। दो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखा है, पूर्ण वाक्य में दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये मैं अनार्तम भारतम एक पाठ है, उससे ये श्लोक दिया गया है। होलिका दशहरा पर्व कोजागरी पोंगल श्रावणी दीपमाला मयम लोहड़ी ओदनम अद्युत्सवे पूरितम भूतले भाति मैं अनार्तम भारतम। तो मैं अनार्तम भारतम पाठ चलिए गए हैं। तो यहाँ पर श्लोक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है भारते कानि कानि प्रमुखानि पर्वाणि सन्ति। भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं, कौन कौन से त्योहार आते हैं भारत में, तो वो लिखने हैं। तो यहाँ पर है भारते होलिका दशहरा कोजागरी पोंगल श्रावणी दीपमाला, दीपमाला मतलब दिवाली, लोहड़ी आदि प्रमुखानि पर्वाणि सन्ति। तो इस तरह लिख सकते हैं या यहीं से आप लिख देंगे होलिका दशहरा पर्व कोजागरी पोंगल श्रावणी दीपमालामयम लोहड़ी ओणम आदि उत्सवे। तो ये इतना हो जाएगा इसका उत्तर। अब आता है अगला प्रश्न भूतले इति पदे विभक्ति वचनम का अस्ति। जो भूतले पद है, भूतले यहाँ पर एक शब्द है ना, भूतले भूमि पर, तो में या पर कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर दे रखा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तृतीय विभक्ति द्विवचनम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथे वाला, सप्तमी विभक्ति एक वचनम होता है भूतले शब्द में। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न में अनार्तम इति पद से संधि विच्छेदम कुर्वन्ति। इस पद का संधि विच्छेद करना है, तो में अनार्तम का में धन अनार्तम, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाए। अब चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 18। पठित पाठ आधारित तीर्ण प्रश्नान। पठित पाठों के आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 के आपको उत्तर देने हैं। ये का है ग्रीष्म काले जना भ्रमणार्थम कुत्र गच्छन्ति। ग्रीष्म काल में, गर्मी की ऋतु में लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? भाई पहाड़ों में जाते हैं, ठंडे स्थानों में जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म काले जना भ्रमणार्थम पर्वतीय प्रदेशेषु शीतल स्थानेषु गच्छन्ति। तो ये ग्रीष्म काल में लोग घूमने के लिए पर्वतीय प्रदेशों में या शीतल स्थानों में, ठंडे स्थानों में जाते हैं। फिर प्रश्न आ जाता है चतुर्नाम धामनाम नामानि लिखत। चारों धामों के नाम लिखो। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम नहीं, भारत के 4 धाम पता होने चाहिए। भारत के 4 धाम कौन से हैं? तो चतुर्नाम धामनाम नामानि सन्ति। 4 धामों के नाम हैं बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वरम धाम। ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? आपको बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम च। तो ये 4 धाम आपको भारत के 4 धाम। भारत से चत्वारि धामानि। फिर प्रश्न आ जाता है भारते का प्रमुखा भाषा सन्ति। भारत में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं? तो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं। जो उसमें में अनार्तम भारतम जो पाठ है उसमें कुछ भाषाएं बताई गई हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं सारी की सारी। भारते संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरली, बांग्ला, आंग्ला इत्यादि प्रमुखा भाषा सन्ति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इतनी सारी भाषाएं हैं जो प्रमुख भाषाएं हैं। फिर प्रश्न आता है शल्य चिकित्साया सिद्धांत
क अपाठयत। तो अंत में पाठ है पुस्तक में शल्य चिकित्सा सुश्रुत के बारे में ये पाठ दिया गया है। तो ये आचार्य सुश्रुत जी ने शल्य चिकित्सा का सिद्धांत दिया था, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखेंगे आप। शल्य चिकित्साया सिद्धांतम सुश्रुतः अपाठयत। मित्रों, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 19 पे। अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। निम्नलिखित शब्दों में से जो नीचे लिखे शब्द हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। शब्द सूची में चार शब्द रखे हैं, पठति, दशपुत्र, हिमालयात और पुष्पम। आपको यहाँ पर पहले भरना है। देखो, एकदा ग्रामे, एक बार गांव में, हिमालयात आ जाएगा यहाँ पर, हिमालय से, एक बार गांव में, हिमालयात, हिमालय से एका मुनि आगच्छत। स विज्ञान विषयान पठति, ये पठति आ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है वृक्षा 10 पुत्र, वृक्ष 10 पुत्रों के समान है, 10 पुत्रा इव। फिर आता है नद्याः सुंदरम, नदी में सुंदर, पुष्पम। तो इस तरह से इनको आप भर लेंगे। काफ़ी बड़ा पेपर होता है हिंदी का, तो 20वां प्रश्न है और पहला पेपर होता है, पहले दिन परीक्षा हिंदी की होती है, तो इसलिए पूरी स्पीड बना के रखें, पेपर छूटना नहीं चाहिए। पेपर छूटता है, बच्चों का पेपर छूटता ही छूटता है, क्योंकि पहले दिन उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती, इसलिए प्रैक्टिस बनाओ, पेपर छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक एक नंबर के 4 प्रश्न यहाँ पर हैं ये। तो यहाँ पर क है संधिम कुरुत, संधि करना है। तो यहाँ पर संधि करना मतलब जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर जैसे है तदा धन एव, इसका उत्तर हो जाएगा तदेव। ऐसे जीविका धन उपार्जनम हो जाएगा जीविकोपार्जनम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब इनको 2 हिस्से बना के लिखने हैं। तो यहाँ पर नो चीतम का हो जाएगा नो धन, न धन उचितम, कोयपि, कह धन अपि। कई लोग को अपि भी लिख देते हैं, को धन अपि, तो ये भी ठीक होगा, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा ग वाला है। अधोलिखित एभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा उचित पदम लिखत, मतलब अधोलिखित पदों में उपसर्ग पृथक करके अलग करके लिखना है। जैसे है प्रत्येकः, तो यहाँ पर 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही होगा। यहाँ 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें एक उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर प्रहधन एकः, प्रतिधन अकः, प्रतिधन एकः, प्रतिधन येका, प्रतिधन एकः। तो इसका जो सही उत्तर है वो अंतिम वाला है, प्रतिधन एकः। ऐसे ही उपदेशः का ऊधन पदेशः, उपधन देशः, उपदेधन सह, उपोधन देशः। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, उपधन देशः। एक ये उचित मिलान वाला प्रश्न भी जो पहली बार इस तरह का प्रश्न दे रहे हैं, तो मिलान ऐसे होता था मिलान कीजिए, लेकिन यहाँ विकल्प दे रखे हैं। तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, ये है द्वंद्व समास। पंचानाम वटानाम समाहारः, ये आपका है द्विगु समास। और वर्षम वर्षम प्रति अव्यय भाव समास, और राज्ञपुत्र षष्ठी समास। यानी कि पहले का है चौथा, दूसरे का है तीसरा, और तीसरे का है दूसरा, और चौथे का है पहला। तो यानी कि ये वाला विकल्प कौन से वाला सही होगा? ग वाला विकल्प इसका सही होगा। तो इस तरह का प्रश्न पहली बार ये हिंदी के पेपर में दिखाई दिया है। अगला प्रश्न इसमें दिया है, कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्धम शब्दम मतलब शुद्ध शब्द लिख करके जो 2 शब्द दे रखे हैं उनमें से सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर है वृक्षात, वृक्षात आ जाएगा, यहाँ पर ये दूसरे वाला आ जाएगा। पत्राणि पतंती, वृक्ष से जो पत्ते वो गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो वृक्षेण नहीं होगा, वृक्षात होगा। पिता सह आगतः, तो पुत्रेण सह आगता, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न है 21वां प्रश्न। निम्नांकित शब्द सूचित चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगः कुरुत। तो निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर
वाक्य प्रयोग करने के लिए कुछ शब्द दिए होंगे, उनका संस्कृत वाक्य बनाना है। जैसे स, वयम, अपठत, गमिष्यामि, वृक्षात, धावन्ति, इनके वाक्य प्रयोग करने। अगर आपको ये वाक्य प्रयोग संस्कृत में नहीं आते, अथवा नीचे दिया है अधोलिखित वाक्यों में किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, नीचे हिंदी के वाक्य होंगे, उनका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों प्रकार का आपको बता रहा हूँ, आपको परीक्षा में एक ही प्रकार का करना है। तो यहाँ पर जैसे श है तो स लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे स पुस्तकम पठति। फिर जैसे वयम है तो वयम लिखेंगे, वयम विद्यालयम गच्छामः। इस तरह से आपका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर वृक्षात दिया हुआ है तो यहाँ वृक्षात लिखेंगे, फिर लिखेंगे वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। फिर है धावंती, ये धावंती दिया है, अश्व मार्ग धावंती, घोड़ा जो है मार्ग में, घोड़े मार्ग में दौड़ते हैं। तो इस तरह से 4 वाक्यों का आपको करना है। अब अगर आपको ये नहीं आता, अब दूसरा कर लीजिए, सूर्य पूर्व में निकलता है, इसका संस्कृत बना दीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे सूर्य पूर्वस्याम दिशि उदयति या उदेति, एक शब्द लिखिएगा। फिर आता है तुम भोजन करो, त्वम भोजनम कुरु, या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, अस्माकम राष्ट्रभाषा अस्ति, अस्माकम राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, इस तरह से भी हो सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको बोर्ड का पेपर हल करना है इस बार, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ये सिर्फ सैंपल पेपर था, तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो परीक्षा में जरूर आएगा। फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।